Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about the distribution of drug within the body. So what is the distribution of drug? Movement of a drug from systemic circulation to various organs and tissues. Absorption of drugs के टॉपिक में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर ड्रग की मूवमेंट को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. वंस ड्रग इज़ विद इन द ब्लड, वंस इट इज़ विद इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सो वहाँ से पूरी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स जो हैं और वेरियस टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर ड्रग की मूवमेंट जो है, दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. So simply movement of a drug from systemic circulation to various organs and tissues, this is called as distribution of drug. हम फार्माकोकाइनेटिक्स कर रहे थे. फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के ऊपर हमारा लेक्चर हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. ऐसे स्टेप वाइज चलते हैं. फर्स्ट हमने एडमिनिस्टर की ड्रग, वहाँ से ब्लड के अंदर जो उसकी मूवमेंट है, दिस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन. एक बार वो ब्लड के अंदर आ गई, फिर उसकी वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर जो मूवमेंट है, दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इक्वल थ्रू आउट द बॉडी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ड्रग की अमाउंट है वो तमाम ऑर्गन्स में इक्वल नहीं होती. डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर ड्रग जो है वो ज़्यादा अमाउंट उसकी मूव करेगी और किसी के अंदर कम करेगी. सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से होता है जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम ड्रग फैक्टर्स. इसमें ड्रग खुद इन्वॉल्व होती है. ड्रग के कुछ अपने ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती. देन pKa एंड pH ऑफ द मीडिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे. देन रीजनल ब्लड फ्लो भी डिस्कस करेंगे. देन ड्रग बाइंडिंग भी डिस्कस करेंगे कि वो ड्रग बाइंडिंग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ है या टिश्यू के साथ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और देन एंड में हमारे पास देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन्स, स्पेशल बैरियर्स विच विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रग फैक्टर्स. देयर आर टू ड्रग फैक्टर्स जिनकी वजह से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती. पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी और दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज. एज यू ऑलरेडी नो that cell membrane is a lipid bilayer, so all those substances which are lipid soluble can easily cross this membrane and will be available everywhere in the body. इसके बरक्स जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो पोलर होते हैं और पोलर जो है वो लिपिड लेयर में से क्रॉस नहीं कर सकते, लिहाजा ये पूरी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे. ये कहाँ पर होंगे? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है सिर्फ वहीं तक जाएंगे. मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि दिस इज़ आवर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स. ये हमारे पास है ब्लड वेसल, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ ब्लड वेसल. ये हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड दिस इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर वाली जगह है. सो दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा, दिस इज़ कलेक्टिवली नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जबकि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जबकि प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्टिवली हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एज यू कैन सी हेयर के प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान जो मेम्ब्रेन है वो इसमें काफ़ी सारे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं. ये इस बात की अलामत है कि प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान कोई फिज़िकल बैरियर नहीं होता. कोई भी सब्सटेंस जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी ड्रग जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, वो ऑटोमेटिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट होगी. इनमें कोई बैरियर नहीं है. लेकिन इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में जाने के लिए उससे इस मेम्ब्रेन में से क्रॉस होना होगा. और ये मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पर एक बैरियर है. अगर वो ड्रग लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के काबिल हुई, यानी वो नॉन पोलर ड्रग हुई, फिर वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो वैसे भी आ सकती है, फिर वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी चली जाएगी और पूरी बॉडी के अंदर वो अवेलेबल होगी.
लेकिन अगर वो ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर तो आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बैरियर नहीं है, लेकिन वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी, इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है और वो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं जो कि पोलर होती हैं। लिहाजा वो या प्लाज्मा के अंदर रहेगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रहेगी, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसलिए पिछली वाली स्लाइड में मैंने कहा है कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर अवेलेबल एवरीवेयर since these are non-polar, so they can cross all cell membranes and will be available everywhere. In contrast, water soluble drugs remain in extracellular fluid. Extracellular fluid means या वो प्लाज्मा के अंदर होंगी या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होंगी, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि उसके लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ज़रूरी है। देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर साइज़। अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ कम है तो वो जो है बॉडी के अंदर वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करते हैं। इसके बरक्स अगर लार्जर मॉलिक्यूलर साइज़ है किसी भी ड्रग का तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आएंगी, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है और ज़्यादा साइज़ वाली ड्रग्स को मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। So these are two drug factors, lipid solubility and molecular size, जिनकी वजह से ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होती। एज यू कैन सी हेयर कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स अवेलेबल होंगी, वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो इट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तो ना हुई। इसी तरह मॉलिक्यूलर साइज का केस है। सो दीज टू आर द ड्रग फैक्टर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी। देन ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। Second one is pKa of drug and pH of media. At physiological pH, what is physiological pH? जो ब्लड की pH होती है 7.4। अगर इस pH पर कोई ड्रग ज़्यादा आयोनाइज हो तो मीन्स वो ज़्यादा पोलर हो जाएगी, और जब वो ज़्यादा पोलर हो जाएगी तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी, इसीलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ड्रग जो है वो इस pH पर ज़्यादा आयोनाइज नहीं होती, वो अनआयोनाइज्ड रहती है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इजीली होगी, क्योंकि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। अब चूँकि ये 7.4 है, सो जो एसिडिक ड्रग्स हैं, एसिडिक ड्रग्स के लिए ये वाला इन्वायरमेंट जो है बेसिक है, क्योंकि एसिडिक ड्रग्स वही होती है ना जिनका pKa कम हो। तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं उनके हिसाब से ये वाला इन्वायरमेंट बेसिक है, और ये रूल हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ड्रग ओपोजिट इन्वायरमेंट के अंदर हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ड्रग जो है ओपोजिट इन्वायरमेंट के अंदर जब आती है तो उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। सो एसिडिक इन्वायरमेंट के हिसाब से जो एसिडिक ड्रग्स हैं उनके हिसाब से ये बेसिक इन्वायरमेंट है, उनके ओपोजिट इन्वायरमेंट है। सो इस pH पर उनकी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, और जब डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग कम होगी और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगी। इसके हिसाब से बेसिक ड्रग्स जो हैं उनके हिसाब से ये इन्वायरमेंट जो है ये सिमिलर है, और जब ये सिमिलर इन्वायरमेंट में आ गई तो डिसोसिएशन कम हो गई, और जब डिसोसिएशन कम हो गई तो क्रॉसिंग ज़्यादा हो गई। तो जो pH ऑफ मीडिया है, यानी फिजियोलॉजिकल pH जो है ब्लड की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के अंदर। दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन थर्ड वन इज़ रीजनल ब्लड फ्लो। जो वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं उनके वो ज़्यादा अमाउंट रिसीव करेंगे ड्रग की। इट्स जस्ट सिंपल एंड लॉजिकल कि हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू ही उसने पूरी बॉडी के अंदर जाना है। सो वो तमाम ऑर्गन्स जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली उनके अंदर ड्रग भी ज़्यादा जाएगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ब्लड जो है वो लेट्स सपोज अगर ब्लड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू स्किन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ड्रग की अमाउंट ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्किन। सो इट्स जस्ट सिंपल एंड लॉजिकल कि जो हमारी ड्रग हैं वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो वो तमाम ऑर्गन्स जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा उनके अंदर ड्रग की अमाउंट भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो तमाम ऑर्गन्स जिनके अंदर ब्लड की अमाउंट कम जाएगी उनके अंदर ड्रग की अमाउंट भी कम जाएगी। वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स दे रिसीव मोर ड्रग्स एंड लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स दे रिसीव लेस ड्रग।
This is the third important factor due to which there is unequal distribution of drugs throughout the body. This one is most important. फोर्थ वन हमने डिस्कस किया था कि ड्रग बाइंडिंग. अब ये ड्रग बाइंडिंग जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी होती है और टिश्यू के साथ भी होती है. When a drug appears in plasma, a portion of it binds with proteins and a portion remains free. As you can see here कि this is drug. ये जब प्लाज्मा के अंदर आएगी तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो फ्री है और कुछ पोर्शन जो है ये प्रोटीन के साथ बाइंड है. सही हो गया कि कोई भी ड्रग जब प्लाज्मा के अंदर आती है, व्हेन अ ड्रग अपीयर्स इन प्लाज्मा, तो उसका एक पोर्शन कुछ पोर्शन फ्री रहता है और कुछ पोर्शन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है. व्हेन ड्रग अपीयर्स इन प्लाज्मा, अ पोर्शन बाइंड्स विद प्रोटीन एंड अ पोर्शन रिमेन्स फ्री. There is always an equilibrium between free and bound portion. As you can see here, this is free portion of drug and this is bound portion of drug. और इनके दरमियान एक equilibrium maintain रहता है always, whatever may be the concentration. See this. This is free drug and this is bound drug. There is always an equilibrium. Equilibrium का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से free drug की amount कम हो गई तो जो bound portion है drug का वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा और फ्री पोर्शन की अमाउंट बढ़ जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. सो इनके दरमियान हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है फ्री और बाउंड पोर्शन ऑफ ड्रग्स के दरमियान. देन दिस सेकेंड पॉइंट इज ओनली फ्री ड्रग इज़ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड. जो हमारे पास सिर्फ फ्री पोर्शन है इसका ये एक्टिव होती है, जो बाउंड पोर्शन है वो इनर्ट होती है. जो भी हमें ड्रग का एक्शन नज़र आता है वो इस फ्री कंपोनेंट ऑफ ड्रग की वजह से होता है और इसी का ही मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म का टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है. और यही फ्री पोर्शन ही एक्सक्रीट होता है. क्यों एक्सक्रीट होता है? क्योंकि ये आप रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर सकती, उनका साइज़ ज़्यादा होता है. सो जब प्लाज्मा प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर पा रही सो वो तमाम सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हैं वो भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे. और चूंकि जो बाउंड पोर्शन है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग्स का वो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सक्रीट भी नहीं होता. इसलिए सिर्फ फ्री पोर्शन जो है वो एक्टिव होता है, वही मेटाबोलाइज्ड होता है और एक्सक्रीटेड होता है. देन जो बाउंड ड्रग है इट्स ओनली सर्व्स एज रेजरवायर ऑफ ड्रग. व्हाट इज मीन कि फ्री ड्रग हमारे पास जो है क्या करती है, यही एक्टिव है, यही मेटाबोलाइज होती है और यही एक्सक्रीट होती है. ये हमारे पास एक रेजरवायर के तौर पर एक्ट करता है. यानी इस फॉर्म के अंदर हमारी जो ड्रग है वो स्टोर रहती है. जब कभी फ्री कंपोनेंट कम होता है तो जो बाउंड कंपोनेंट है वो रिलीज़ होके फ्री कंपोनेंट में फिर से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सो बाउंड पोर्शन ओनली सर्व्स एज अ रेजरवायर. देन ये लास्ट पॉइंट मैंने कलर चेंज कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को डील करते हुए ये कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लाइन को तो आप अपने दिल पे लिख लें. देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग्स फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स. इट कैन इंक्रीज द फ्री पोर्शन ऑफ अ डिस्प्लेस्ड ड्रग. इसको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये एक ड्रग है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड फॉर्म में है. कोई एक और ड्रग आती है तो उसकी भी कोशिश होगी कि वो इसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करे. सो इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और इस कंपटीशन में जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे को निकाल बाहर करेगा और एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, वो ड्रग जो बाइंड थी वो डिस्प्लेस्ड हो गई और एज अ रिज़ल्ट जब वो बाइंड नहीं रही तो अब वो क्या बन गई, फ्री. सो इस कंपटीशन के नतीजे में जो ड्रग डिस्प्लेस हुई है उसका फ्री कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स डिस्प्लेस वारफेरिन. अब एक बंदा जो है वो वारफेरिन ले रहा है अपनी मेडिसिन के तौर पे, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो फ्री है और कुछ पोर्शन बाइंड है. अब ये वो नॉर्मली मेडिसिन ले रहा है, लेकिन अगर यही पेशेंट साथ में सल्फोनामाइड्स लेना शुरू कर दे तो सल्फोनामाइड्स कंपीट करेंगे उस बाउंड वारफेरिन के साथ
और एज अ रिज़ल्ट क्या करेंगे, उसको वहाँ से निकाल बाहर करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और एज अ रिज़ल्ट वारफेरिन का फ्री पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जब फ्री पोर्शन चूँकि एक्टिव होता है, इसीलिए जब फ्री पोर्शन ज़्यादा हुआ तो उसके एक्शंस भी ज़्यादा हो गए। इसलिए ड्रग्स को डील करते हुए ये कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है। एंड देन सल्फोनामाइड्स आल्सो डिस्प्लेस बिलीरुबिन इन नियोनेट्स। ये बड़ी एक इसकी इम्पोर्टेंस है क्लिनिकली, कि हमें पता है कि जो बिलीरुबिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को नॉर्मली क्रॉस नहीं करता, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड फॉर्म में होता है। अगर ये न्यूनेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डैमेज करता है, जिसके नतीजे में कर्निक टेरस हो जाता है न्यूनेट्स में। लेकिन नॉर्मली ये प्रिवेंटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है। अगर न्यूनेट्स के अंदर सल्फोनामाइड उनको दी जाए तो ये जो सल्फोनामाइड्स हैं वो उस बाउंड बिलीरुबिन को डिस्प्लेस कर देती हैं, और एज अ रिज़ल्ट वो फ्री हो जाता है। और जब वो फ्री होता है तो वो फ्री पोर्शन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसके बड़े टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट न्यूनेट्स के अंदर कर्निक टेरस हो जाता है। सो ये कंसेप्ट जो है ये अपने जहन में इसको दिल पे लिख लें कि हमेशा उन ड्रग्स के दरमियान कंपटीशन होता है, जिसके नतीजे में जो डिस्प्लेस्ड ड्रग्स होगी उसका जो फ्री पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो यूँ समझ लें कि एक महबूब है और उसके पीछे 2 आशिक लगे हुए हैं। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा या जो ज़्यादा मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उसी की तरफ महबूब चला जाएगा, तो दूसरे वाले जो है वो फ्री हो जाएगा, तो उसका फ्री पोर्शन ज़्यादा हो गया। इसी तरह एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ 2 ड्रग्स बाइंड करने की कोशिश कर रही हैं, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगी ड्रग्स, जिसकी एफिनिटी उस प्लाज्मा प्रोटीन के लिए ज़्यादा होगी, वो बाइंड कर जाएगी, जबकि दूसरी जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट उसका फ्री पोर्शन ज़्यादा होगा, और जब फ्री पोर्शन ज़्यादा होगा तो उसके एक्शंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। Then equilibrium is always maintained whatever the concentration may be। चाहे कोई ड्रग प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो या कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, फ्री और बाउंड पोर्शन के दरमियान हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम ना रहे। दैन वो कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ड्रग्स यूजुअली बाइंड करती हैं? दे आर एल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। ये 3 आपने याद कर लेनी है। दिस इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देन टिश्यू बाइंडिंग। Some drugs attain higher concentration in certain tissues as compared to others due to special affinity. For example, calcium accumulates in bones and iodine in thyroid. For example, एक पेशेंट को हमने कैल्शियम दी है तो कैल्शियम की ज़्यादा अमाउंट जो है वो बोन्स के अंदर अकोमुलेट होगी, और दूसरे टिश्यूज़ के अंदर उनकी इतनी अमाउंट अकोमुलेट नहीं होगी। इसी तरह आयोडीन की अमाउंट जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर स्पेसिफिकली ज़्यादा अकोमुलेट होगी, दूसरों के अंदर इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन ड्रग्स का उन टिश्यूज़ के लिए एक स्पेशल एफिनिटी होती है। कैल्शियम की बोन्स के लिए एक स्पेशल एफिनिटी है, आयोडीन की थायराइड ग्लैंड के लिए एक स्पेशल एफिनिटी है। इन स्पेशल एफिनिटी की वजह से जो ड्रग्स हैं वो सर्टेन टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा अकोमुलेट होती हैं और दूसरों के अंदर कम होती हैं। जब किसी टिश्यू में ज़्यादा अकोमुलेट हो रही हैं और किसी के अंदर कम हो रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो ना हुई। सो दिस टिश्यू बाइंडिंग of drugs also plays an important role in unequal distribution of drugs. The last one is membranes. There are special barriers to distribution जिनकी वजह से unequal distribution होती है. For example, blood brain barrier. अब blood brain barrier में से most of the drugs जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उनकी उतनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी जितनी मसल के अंदर होगी या किसी दूसरे टिश्यू के अंदर होगी। तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर में से कौन से सब्सटेंसेस गुजर सकते हैं? ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड दोज विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स या लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स, ईजी लीवोडोपा। जो हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डोपामीन की कमी होती है तो उसको आर्टिफिशियली लीवोडोपा देते हैं। तो ये जो है लिपिड सोल्यूबल है,
ये इसलिए क्रॉस कर सकती है। देन देयर आर प्लेसेंटल बैरियर, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं होती। लिपिड सोल्यूबल और लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स जो होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल हेप्नोटिक्स। ये पॉइंट याद रखें, इफ़ अ ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इट विल क्रॉस प्लेसेंटा मोर रेडली। इट मीन्स कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर कोई चीज़ उसको भी क्रॉस कर सकती है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करना तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये बात है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर उसको भी कोई चीज़ क्रॉस कर सकती है तो फिर प्लेसेंटा तो उसके बाएं हाथ का खेल है। देन ड्रग्स विच आर सेफर इन प्रेगनेंसी, एक जनरल हम 3 रूल याद करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। अब हमें पता है कि जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जो हमारे पास फीटस है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। सो बहुत सारे ऐसी ड्रग्स हैं जिनका फीटस पर टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर ना जा सकें। वो कौन कौन सी ड्रग्स होंगी? वो तमाम ड्रग्स जो वाटर सोल्यूबल होती हैं। अब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ये देखें प्लेसेंटल बैरियर को लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि प्लेसेंटल की मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है। सो ऐसी तमाम ड्रग्स जो वाटर सोल्यूबल हों या पोलर हों वो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगी और इस तरह वो फीटस के अंदर नहीं जा सकेंगी, लिहाजा वो तमाम ड्रग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में यूज़ के लिए सेफ़ हैं। देन अभी हमने प्लेसेंटल बैरियर में डिस्कस किया कि लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स भी क्रॉस कर सकती हैं, तो इसी तरह लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स जो होती हैं वो क्रॉस नहीं कर सकती, लिहाजा ये भी सेफ़ होती हैं। देन ड्रग्स विच बाइंड विद प्रोटीन, चूँकि प्लाज्मा प्रोटीन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रॉस नहीं कर सकते प्लेसेंटा को। सो वो तमाम ड्रग्स जो उन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड फॉर्म में हों वो भी क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं, जिनकी बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं कि ये ड्रग जो है ये प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए सेफ़ है या नहीं है। देन लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स क्या है? आईवी एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेलेशन ऑफ हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। जब हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं, अब ये दोनों मेथड देखें, ये फास्टेस्ट रूट्स हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है वो जिनके थ्रू ड्रग्स जो है वो ब्लड के अंदर आती है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं और इनहेलेशन फास्टेस्ट रूट है एब्जॉर्प्शन का। तो चाहे आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हो या इनहेलेशन हो, जो ड्रग है वो रैपिडली ब्लड के अंदर आ रही है, और अगर वो रैपिडली ब्लड के अंदर आने वाली ड्रग जो है वो हाईली लिपिड सोल्यूबल है तो इट मीन्स के उसको कहीं भी जाने में कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो तमाम के तमाम बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है। तो होगा क्या? तो जब रैपिडली हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इन मेथड के थ्रू ब्लड के अंदर आएंगी तो इनिशियली वो उन ऑर्गन्स में मूव करेंगी जिनमें ब्लड जो वेल प्रोफ्यूज है, जिनमें अंदर ब्लड ज़्यादा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अब ड्रग आ गई प्लाज्मा के अंदर, तो जिधर ब्लड ज़्यादा होगा इनिशियली तो वो उधर ही मूव करेंगी ना, ज़्यादा अमाउंट में। सो दे इनिशियली मूव टू वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स। अगर उन ड्रग का साइट ऑफ एक्शन उन्हीं ऑर्गन्स के अंदर है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है विच इज़ हाईली लिपिड सोल्यूबल और उसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन है। सो जब हम इस ड्रग को इनहेलेशन या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे तो इनिशियली ये कहाँ मूव करेगी? वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में, और उन्हीं वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में एक क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जहाँ पर उसकी साइट ऑफ एक्शन है तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगी, वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। वो वहाँ पर रुकेगी नहीं, क्योंकि ये हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है। जब वो उस डायरेक्शन में क्रॉस कर सकती है तो वापस वाली डायरेक्शन में भी तो क्रॉस कर सकती है। तो ऐसी हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का, अगर हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स के अंदर ही उनकी कोई साइट ऑफ एक्शन है, उन्होंने उन्हीं ऑर्गन्स में से किसी पर अपना एक्शन परफॉर्म करना है, तो एक्शन परफॉर्म करने के फ़ौरन बाद रैपिडली वापस ब्लड के अंदर आ जाएगी। सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन।
उसके बाद क्या होगा कि इनिशियली तो वो वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में गई थी, लेकिन अब जब वापस आएगी तो जो लेस वेस्कुलर और बल्की टिश्यूज़ हैं लाइक एडिपोज टिश्यू, वो भी उस ड्रग को अकोमुलेट कर लेंगे और एज अ रिज़ल्ट प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब जो हमारी ड्रग है वो कहाँ पर स्टोर है, वो उन एडिपोज टिश्यू के अंदर, या जो लेस वेस्कुलर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये अकोमुलेट हो चुकी है, प्लाज्मा के अंदर कम है। तो यहाँ से हमें समझ क्या आई कि जितनी किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। सो दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जब ड्रग्स उनके अंदर अकोमुलेट हो चुकी हैं या प्लाज्मा के अंदर कंसनट्रेशन फॉल हो चुकी है, सो पहले वो उधर डिस्ट्रीब्यूट हुई फिर वापस दोबारा आई, सो दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ड्रग याद कर लें, थायोपेटल सोडियम। ये थायोपेटल सोडियम हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, लिहाजा जब इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन या इनहेलेशन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो इनिशियली वेल डिफ्यूज ऑर्गन में जाती है, एक्शन परफॉर्म करके रैपिडली वापस आती है, फिर जो हमारे पास लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर अकोमुलेट हो जाती है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन फॉल हो जाती है। दिस ऑल इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। थैंक यू सो